युगल पिछली भैया, बार। भैया का परिचय कर देंगे क्या, क्योंकि आज कुछ लोग नए भी दिख रहे हैं। हाँ जी, परिचय कर देता हूँ। तो एक आगे देना। जी दीदी, मैं परिचय कर देता हूँ पहले। चलिए, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आदरणीय उमा दीदी, आदरणीय सारटकर भैया जी, आदरणीय योगी भैया, योगेंद्र कुमार भैया जी, एवं सभी प्रशिक्षार्थीगण। यह कार्यशाला का जो अगला विषय है वह है राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों का योगदान। इस विषय पर डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी जो है वो आगे की कार्यशाला ले रहे हैं। इसका पहला पार्ट जो है वो पिछली कक्षा में हो चुका है, जिसमें हमने 3 आंदोलनों के बारे में सीखा था कि साधना, शिक्षा और साधना, शिक्षा और एक और कौन सा था भैया? अपना था साधना, शिक्षा और स्वास्थ्य। हाँ, साधना, शिक्षा और स्वास्थ्य में विद्यार्थियों का क्या योगदान होगा, इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में सीखा था। तो इसके बारे में अगर हम बात करें कि ये जो 7 आंदोलन है उसमें विद्यार्थियों की क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पर डॉक्टर साहब हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम विद्यार्थियों के बीच में इन 7 आंदोलनों को लेकर कैसे जा सकते हैं। तो 7 आंदोलन जो है वो पहले 7 आंदोलन समाज के लिए नहीं है। हम ये सोचते हैं कि ये जो 7 आंदोलन जो है ये हमको विद्यार्थियों के काम का नहीं है और ये हमको दूसरों के लिए करना है। जबकि अगर आप ध्यान से देखें ना, तो जैसा डॉक्टर साहब ने पिछली क्लास में बताया था कि साधना जो है वो धुरी है। साधना जो है वो बाकी के 6 आंदोलनों की धुरी है। कैसे है कि साधना जब हम करते हैं तो पहले हम अपने आप के व्यक्तित्व के ऊपर काम करते हैं, हम अपने आप पे कंट्रोल करना सीखते हैं और हम अपने आप को इस तरीके से तैयार करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है इसके बारे में हम जानते हैं जब हम साधना करते हैं। तो जब हम साधना कर लेंगे तभी हम अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा भी हम पहले अपने लिए प्राप्त करते हैं, फिर दूसरों को शिक्षा देते हैं। तो पहला जो दूसरा आंदोलन है वो शिक्षा हम अपने लिए लेते हैं। स्वास्थ्य हमको अपने लिए पहले सीखना होता है कि हम स्वस्थ क्यों रहें, हमारे स्वास्थ्य के प्रति हम अपने आप को कैसे जागरूक करें। तो ये भी आंदोलन जो स्वास्थ्य है वो पहले हमारे लिए है। उसके आगे अगर हम चले पर्यावरण, तो पर्यावरण की भी हमको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो पहले हम अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हों और हम जब साधना करेंगे तब हम अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे। फिर वो चाहे नारी जागरण आंदोलन हो कि हमें पहले घर से शुरुआत करनी होगी। हमें घर में अपनी माता बहनों को पहले वो सम्मान, वह आदर देना होगा जिसकी कल्पना हम नारी जागरण आंदोलन में करते हैं। तो यह आंदोलन भी पहले हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। और स्वावलंबन तो हमारे लिए खुद के लिए ही है कि हम स्वावलंबी बने, तब जाकर के फिर हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। और आखिरी जो है वो कुरीति उन्मूलन एवं व्यसन मुक्ति आंदोलन, तो वो भी हमारे लिए ही है कि हम अपने आप को व्यसन मुक्त रखें ताकि हम अच्छे व्यक्तित्व का अपने अंदर विकास कर सके। तो जैसा गुरुदेव ने कहा है कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो पहले ये जो 7 आंदोलन है वो हमारे लिए है और इसी के बारे में जो डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी हैं, जो हमारे प्रशिक्षक हैं, वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम विद्यार्थियों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी दिया छत्तीसगढ़ से हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और पिछले 11 साल से ये विद्यार्थियों के बीच में स्कूल कॉलेजेस पे जाकर के 1700 से अधिक डिवाइन वर्कशॉप के माध्यम से बच्चों तक गुरुदेव के विचारों का कार्य यह लगातार करते आ रहे हैं। तो मैं बहुत ही आदर और सत्कार के साथ भैया जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि भैया जी आएं और आज के इस कार्यशाला का प्रारंभ करें। धन्यवाद युगल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आगे चलते हैं आज के इस कार्यक्रम में। आज का जो हमारा विषय है राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों का योगदान, इसका पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 2 में आज हम जानेंगे स्वावलंबन, पर्यावरण और कोशिश करेंगे कि नारी जागरण। 3 आज फिर से जो मूवमेंट है, 3 जो आंदोलन है वो हो जाए। जब हम स्कूल में जाते हैं तो जब स्वावलंबन, जब बच्चा जब देखता है स्लाइड स्वावलंबन का, तो उसे जनरली स्कूल के बच्चों को स्वावलंबन समझ में नहीं आता है। और जहां तक उनको, अगर जिनको समझ में आता भी है, तो उनको ये लगता है कि स्वावलंबन का मतलब होता है काम करना, नौकरी करना और अपनी आजीविका अर्पण करना और उससे अपना जीवन चलाना। ये जो बच्चों की एक सोच होती है। लेकिन दरअसल अगर हमारे जो गुरुदेव हैं, उन्होंने जो ये आंदोलन जो बनाया है हम सबके लिए, इस सबको विद्यार्थियों के अंदर ही हमें इसका बीजारोपण करना है। जितने भी 7 आंदोलन है वो विद्यार्थियों के अंदर, अगर विद्यार्थी जीवन में आ जाए तो ये मान के चलिए कि जब वो युवा होगा, जब वो समाज में उतरेगा, तो सारे बीज जो है तब तक एक वृक्ष का रूप ले चुके होंगे और हर किसी को छाया प्रदान कर रहे होंगे। तो आज हम अगला जो आंदोलन है हम लेंगे, उसका नाम है, 3 आंदोलन हो गए थे, पर्यावरण, ये 4 बचे हैं। तो आज हम जो ले रहे हैं वो है स्वावलंबन। स्वावलंबन का जो बेसिक जो मतलब होता है, अपने पैरों पे खड़ा होना और आत्मनिर्भर होना
स्वावलंबन मतलब स्व यानी स्वयं, और आलंबन यानी स्वयं पर आलंबित रहना, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना। हम किसी भी काम के लिए किसी दूसरे पे निर्भर न रहे, स्वयं पे आलंबित रहे, स्व आलंबन, स्वयं पे आलंबित रहे, अर्थात आत्मनिर्भर रहे और आजाद रहे। हम किसी के गुलाम ना हो, हमें किसी भी चीज के लिए, छोटी मोटी चीजों का हमको रिक्वेस्ट ना करना पड़े, हमको हाथ पांव ना जोड़ना पड़े। तो स्वावलंबन का बेसिक मतलब ये होता है। स्वावलंबन के बारे में बताने से पहले हम विद्यार्थियों की एक छोटी सी कहानी बताते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी बताते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति था जिसके 4 बेटे थे। वृद्ध व्यक्ति बहुत गरीब था और उसके पास कुछ 1-2 बीघा जमीन थे, लेकिन उसके चारों बेटे थे वो बहुत ही ज्यादा नालायक थे, किसी काम के नहीं थे। कोई चोरी करता था, कोई नशा करता था, कोई लूटपाट करता था, कोई मतलब विभिन्न जो बुराइयां हैं उनमें व्याप्त थी। इन सब चीजों को देख करके जो वृद्ध व्यक्ति था वो बड़ा परेशान रहता था और बीमार रहता था। जब वो उसको लगने लगा कि अगर मेरे मरने के बाद इन बच्चों का क्या होगा, तो उसने एक दिन चारों बच्चों को अपने पास बुलाया और उसने कहा कि हमारा जो खेत है वहां पर आपके दादाजी ने धन का एक घड़ा गड़ा कर रखा है, धन गड़ा करके रखा हुआ है, वो हमारे खेत में गड़ा हुआ है, तो उसको आपको खोद के बाहर निकालना है। ये सुनते ही चारों जो बच्चे हैं, उसके चारों जो लड़के हैं, उनका चेहरे पे निखार आ जाता है और चारों ये सोचते हैं कि हम जा करके उस धन को खोद के निकालते हैं, फिर हम अमीर हो जाएंगे, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर जब वो सोचने लगते हैं तभी उनको लगता है कि हम तो बहुत ही बुरे व्यक्ति हैं, हमको तो देख के लोग गाली देते हैं, हमको देख के लोग सम्मान नहीं देते, हमसे नफरत करते हैं, तो हम दिन में जब खुदाई करेंगे तो लोग हमको घेर लेंगे, फिर वो धन हमसे छीन लेंगे। तो वो क्या प्लान करते हैं कि हम 4 भाई हैं, रात को जाकर के उसकी खुदाई करेंगे और खेत को लोग 4 भाग में बांटकर खुदाई करना शुरू करते हैं, एक-एक कोने से, एक-एक कॉर्नर से खुदाई करना शुरू करते हैं। वो पूरा रात खोदते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। एक समय ऐसा आता है कि खेत पूरा खुद जाता है, लेकिन कहीं पर भी उनको धन प्राप्ति नहीं होती, किसी भी प्रकार का धन से भरा हुआ घड़ा उनको नहीं मिलता है। फिर वो अपने पिताजी के पास आते हैं कि आपने हमें बताया था कि धन का घड़ा मिलेगा, लेकिन हमको तो धन का घड़ा मिला नहीं, तो आपने ऐसा झूठ क्यों बोला? तो उनके पिताजी कहते हैं कि चलो ठीक है, धन की मानसून का दौर आ गया है, मौसम आ गया है, बारिश भी होने लगी है, तो अभी ज्यादा खुदाई तो हम कर नहीं सकते, तो ऐसा करो आप उसमें बीज डाल, उस खेत में बीज डाल दो। वो सारे बच्चे जाते हैं, उसमें बीज डालते हैं, फिर बीज उगता है, फिर उसके जो पिताजी रहते हैं, जो वृद्ध व्यक्ति रहता है, उनको गाइडेंस देता रहता है कि अब इसमें खाद डाल दो, इसकी निदाई कर दो। धीरे 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 वो सारा वो काम करने लगते हैं जो उनके पिताजी अपने नॉर्मल वे में नहीं करा पाए थे, कि वो बोल बोल के थक गए थे कि मेहनत करो, गलत काम छोड़ दो, लेकिन वो बच्चे नहीं माने। फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि वो जो खेत है वो फसल से लहराने लगता है। एक समय ऐसा भी आता है कि वो फसल को काटते हैं बच्चे, चारों बच्चे मिल करके, और जब फसल काटते हैं तो उसको बेचते हैं, और जब बेचते हैं तो उनको उससे धन प्राप्त होता है। फिर वो जब धन प्राप्त होता है तब उसके पिताजी उन्हें समझाते हैं कि उस खेत में किसी भी प्रकार का धन नहीं गड़ा था, जो मैंने तुम्हें धन की जो बात कही थी वो यही धन की बात कही थी, जो तुम लोगों ने अपने पसीने से, अपने मेहनत से कमा करके आज वो धन तुम्हारे हाथ में है। तो कहने का मतलब है वो जो बच्चे थे, उनके पिताजी ने, उनको पता था कि वो डायरेक्ट तो समझेंगे नहीं, तो इनडायरेक्टली उन्होंने स्वाभिमानी यानी स्वावलंबन सिखा दिया, धीरे धीरे करके। अगर हम जैसे कहते हैं विद्यार्थियों की लेसन याद करके आना, तो बच्चे लेसन याद करके नहीं आते, लेकिन उनसे कहें कि सिर्फ 2 पैराग्राफ या 1 पैराग्राफ याद करके आना, तो बच्चे याद करके आ सकते हैं। यानी हम उसको अणुमुरत के रूप में, छोटे छोटे पार्ट के रूप में हम कराते हैं। तो वो वृद्ध व्यक्ति की इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमें अगर स्वावलंबी बनना है तो हमें कभी कभी किसी तरह का लालच देकर के भी वो हमें स्वावलंबी होना सिखा देता है। तो स्वावलंबन जब हम बच्चों के लिए कहते हैं, तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम कैसे बनाएं, हम बच्चों को क्या बोलें कि वो आत्मनिर्भर हो, और उनको स्वावलंबन का मतलब ये समझ में आए कि उन विद्यार्थियों को स्वावलंबन से क्या मतलब है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, देखिए लिखा है धीरज। धीरज, देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट आया धीरज, यहाँ पर भी वही साधना आकर के टच कर रहा है। साधना जहाँ पे हमने कंट्रोल सिखाया था, पेशेंस सिखाया था, है ना, साधना। तो यहाँ पर गुरुदेव ने इसीलिए 7वां आंदोलन की धुरी कही साधना को, क्योंकि हर जगह पर वो साधना पहुंच जाता है। धीरज का मतलब ये होता है कि बच्चों से ये कहना कि जैसे आप घर में आप नहा लिए, स्कूल के लिए तैयार हो गए,
लेकिन आपको नाश्ता नहीं मिला, आपकी मम्मी नाश्ता बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई या आपके टेबल पे नाश्ता का प्लेट नहीं आ पाया, तो आपको वहां पे पेशेंस रखना है। आप जब घर से बाहर निकले, आपकी स्कूल की बस आ गई, लेकिन बस नहीं आ रही, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखना। पेशेंस रखना का मतलब ये कि अगर आपके घर में किसी चीज की कमी है, आपको किसी चीज की आवश्यकता है, तो आप पेशेंस रखिए। ये नहीं कि आप पापा के पीछे पड़ गए, मम्मी के पीछे पड़ गए कि मुझे ये चाहिए और उस जिद में अड़ गए। तो बच्चों को हमको वही सिखाना है स्वावलंबन में कि आपको धीरज रखना। सबसे जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है बच्चों को स्वावलंबन में, वो है धीरज रखना सिखाना, अपने लाइफ में पेशेंस रखना सिखाना। और वो बच्चा जब ध्यान करेगा, जब हम उसको अपने गाइडेंस में उसको ध्यान करना सिखाएंगे, तो बच्चा पेशेंस को भी समझने लग जाता है। बच्चों को हम सिखाते हैं कि अपना काम स्वयं करें। अपना काम स्वयं का मतलब है, जैसे वो बच्चा जब बिस्तर से सो करके उठता है तो अपने चादर खुद ठीक करे। जब वो खाना खाता है तो उस थाली को कम से कम जहाँ पे धोते हैं उस जगह पर रख दे। अपने कपड़े अगर वो खुद नहीं धो सकता, तो अगर वो घर में वॉशिंग मशीन है तो वहां तक ले जाके रख दे। अगर वो अपने पूरे कपड़े नहीं धो सकता, तो कम से कम अपना रुमाल तो धो ले। मतलब एक छोटा सा काम से शुरुआत करना। ये नहीं कि बच्चे को हम पूरा बर्डन डाल दें कि आप ये काम करो। बच्चा कभी भी आदेश नहीं मानता, बच्चे को आज्ञा देना है, और आज्ञा देने का भी एक पोलाइट, एक नम्र स्वरूप होता है कि हम छोटे छोटे काम दें उन्हें, छोटे छोटे स्वावलंबन से हम उन्हें जोड़ें। अगर एक रुमाल धोने के लिए कहें, उसको अपना शौक से, उसको मोजा धोने के लिए कहें, उसको हम कहें कि अपने जूते खुद पालिश करो, अपना जो खाने के समय अपने ग्लास में पानी लेकर के खुद बैठो। आपकी मम्मी आपको खाना तो दे रही है, लेकिन कम से कम आप ग्लास से पानी निकाल के तो बैठ सकते हो। अपना जो आसन है स्वयं लगाएं। ये छोटी छोटी चीज है जो घरेलू काम है, जिसे हमें विद्यार्थियों को बताना चाहिए और स्वावलंबन से जोड़ना चाहिए। स्वावलंबन का ये कतई मतलब नहीं होता कि हम अपने पैरों में खड़े होकर के पैसे ही कमाएं, उससे ही स्वावलंबन कहेंगे। बाद में जब वो युवा हो जाता है, जब पढ़ लिख कर बाहर निकल जाता है, तो उसके लिए स्वावलंबन का स्वरूप कुछ और होता है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए जो स्वावलंबन का स्वरूप होता है, वो कुछ इसी तरह का होता है कि वो अपना काम, हम बच्चों को सिखा दें कि वो अपना काम स्वयं करने लगे, और वो और किसी और पे डिपेंड न रहे, किसी और पे निर्भर न रहे। फैसले लेने की आजादी दें। फैसला कैसे लेता है बच्चा? कई घरों में हम देखते हैं कि बच्चे बिल्कुल फैसला नहीं ले पाते। अपनी छोटी-छोटी जो डिसीजंस है, वो भी वो मम्मी-पापा से पूछते हैं, बड़े भाइयों से पूछते हैं। पूछना अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो बच्चे को स्वयं लेने देना चाहिए। हमें उन्हें प्रयोग के तौर पे फैसले लेने के लिए उन्हें प्रयोग के रूप में करना चाहिए कि बेटा आप फैसला लो अपना। आप कुछ ऐसी चीजें बताएं कि हमें घर में कैसे कैसा कर्टन लेना है, कैसी चीजें लेनी चाहिए, कौन सा बेडशीट लेना है, या आप पढ़ाई करोगे तो किस तरीके से करोगे, अपना टाइम टेबल आप खुद बनाओ। आप बैग लोगे तो कौन सा कलर का लोगे, तो किस तरह, मतलब उसको एक फैसला लेना है, एक ऐसा फैसला जिसमें सबका एक सामूहिक एक मौन जो है, एक सब मौन रूप से सहमति हो सबकी। और वो बच्चा जो है, कभी-कभी जैसे माँ और बेटे जब कोई गेम खेलते हैं, घर में शतरंज खेलते हैं, तो माँ को जानबूझ के हारना पड़ता है। लेकिन माँ के उस हार में भी उस बच्चे की जीत होती है। जब हम छोटे बच्चे के साथ कोई गेम खेलते हैं, तो हम जानबूझ के हारते हैं। लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि हम हार गए या वो बच्चा जीत रहा है। हमारे हारने से वो बच्चा जीतता है, और जीत से एक ऐसा खुशी उसको मिलता है कि उस बच्चे का जो आत्मविश्वास बहुत बढ़ने लगता है कि मैं मम्मी को हरा दिया या मैं अपने भाई को हरा दिया। ये जो फैसला है, ये जो चीज है, आजादी है, वो उसको बहुत ऊपर तक लेकर के जाती है। घर के काम में हाथ बटाने के कहें, जैसे सब्जी काटना है, सब्जी लाना है, या कुछ और काम करना है, सामान घर, जैसे पापा मम्मी कुछ सामान लेके आए तो उस सामान को गाड़ी से लेकर के घर तक लाना है। ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो बहुत, इसकी लंबी लिस्ट है, वो हम कम समय में भी नहीं बता पाते हैं, लेकिन वो लिस्ट आप बना कर के बच्चों को अपने-अपने लेवल पे उस बच्चों को याद दिलाइए कि घर के काम में हाथ बटाने के लिए उन्हें कहिए। गलतियों से सीखने के बारे में बताना है। गलतियाँ बच्चे बहुत करते हैं, और जो बच्चा गलती करता है वही कुछ बन पाता है। जो कुछ करता है वही गलती करता है। जो कुछ करेगा नहीं, वो क्या गलती करेगा? तो कहने का मतलब, जो बच्चा जितनी ज़्यादा गलती करेगा, वो उतना ही अधिक सीखता है। सीखने का मतलब क्या होता है? बच्चे को हमको ये बताना है कि वो गलती आप दोहराइए मत। क्योंकि जब हम गलतियों को बार-बार दोहराने लग जाते हैं, तो वो गलती अपराध के रूप में बन जाती है ना? वो अपराध का स्वरूप ले लेता है। एक बार गलती के चलेगा, 2 बार गलती के चलेगा, 3 बार गलती के चलेगा, लेकिन चौथी बार जब हम गलती करते हैं, ये पॉइंट ऐसा है कि हम पे भी लागू होता है, हम बड़ों पे भी लागू होता है कि हम किसी गलती को बार-बार ना दोहराएँ। और यही सीख हम बच्चों को दें कि हम किसी भी गलती को बार-बार ना दोहराएँ, क्योंकि जब बार-बार दोहराएँगे तो वो अपराध हो जाता है। इस चीज़ का
इस चीज को उसको महसूस कराएं, कुछ उदाहरण के माध्यम से महसूस कराएं, या कुछ प्रयोग या कुछ कहानी के माध्यम से उसे उस बच्चे को महसूस कराएं। परिश्रम करने को कहें, जब भी वो खाली बैठा हो घर में और उसे लगता हो कि मैं क्या करूं, तो उससे कहिए कि घर में बहुत काम होते हैं, अपने बैग को ठीक करो, कुछ नोट्स बना लो, है ना, काम की चीजें जो घर में होती है, पौधे में पानी डाल दो, घर में अगर गाड़ी वगैरह है उसको पोंछ दो, ऐसे छोटे छोटे काम बहुत होते हैं। मतलब बच्चा खाली न रहे, क्योंकि मन एक बार जब खाली हो जाता है, जब मन जो है आलस्य रूपी रस्सी से बंध जाता है, तो वो मन जो है फिर से उसको आजाद करना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चे का जो मन है वो बहुत बहुत नम्र होता है, बहुत सॉफ्ट होता है ना, गिल्ली मिट्टी की तरह होता है। तो उसके मन को अपने आप कैसे कंट्रोल करे, छोटे छोटी चीजों से, छोटे छोटे उदाहरणों से उसको बता करके उसके परिश्रम करने के लिए कहें, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कहें। कई बार बच्चे जो है, किसी किसी घर में माता पिता इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि बच्चा जो मन की बात मन में ही रखता है और उसको व्यक्त नहीं कर पाता, और वो बच्चा जो है माँ बाप के सपनों का शिकार हो जाता है। बच्चे के सपने तो कुछ और होते हैं, लेकिन वो बच्चा माँ बाप के सपनों का शिकार हो जाता है। बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, लेकिन हम उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। बच्चा इंजीनियर नहीं बनना चाहता, हम उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। आज हम आए दिन जो पेपरों में देखते हैं कि जो कोचिंग सेंटर्स में जो बच्चे कोचिंग करने के लिए जा रहे हैं, वहां पे आत्महत्या की घटनाएं कितनी बढ़ रही है, ये सब किसी से छुपा नहीं है। तो जितना ज्यादा हम बच्चों को ये कहें कि अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहें, एकदम फ्री छोड़ दें बच्चे को कि बेटा जो भी मन में आता है आप एकदम फ्री होकर के बताइए, हम आपके फ्रेंड हैं, हम आपके मम्मी पापा नहीं, हम आपके फ्रेंड भी हैं। मम्मी पापा तो हैं लेकिन एक फ्रेंड भी हैं। तो इस तरह से क्या करना है हमको, बच्चे को मोटिवेट करना है। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जब हम कहते हैं तो बच्चा धीरे धीरे शालीन होने लगता है, बच्चे को धीरे धीरे निर्णय लेने की शक्ति आने लगती है। दूसरे बच्चों से दोस्ती करना सिखाएं। दूसरे बच्चों से दोस्ती करना कैसे सिखाएं कि आपको जो दूसरा बच्चा है उसका नेचर कैसा है, उसके संस्कार कैसे हैं, उन संस्कारों से जुड़ने के लिए कहें। बच्चे को ये सिखाएं कि वो अपने दोस्तों को पहचाने कि वो किस विचारधारा का व्यक्ति है, वो अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति, वो आपसे अच्छी-अच्छी बातें करता है कि बुरी-बुरी बातें करते हैं। तो इस तरह से बच्चों को हम घर में पूछें कि आपका दोस्त कौन है? आपको अगर अपने बच्चे को अच्छा कंट्रोल करना है, आज के विद्यार्थियों को अच्छा कंट्रोल करना है, तो हमें माता-पिता से भी ये कहना चाहिए कि हम बच्चे के दोस्तों को भी परखें। क्या हमारा बच्चा जो है वो तो अच्छा है, लेकिन क्या उसका जो दोस्त है वो भी वैसा ही है, उसी उसी विचारधारा का है? अगर वो अच्छा नहीं है, तो बच्चा जो है अच्छा होकर भी उसके कुसंगति में फँसने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। उसको पैसे की कीमत समझाएं। उस बच्चे से कहें कि वो थोड़े-थोड़े बचत करे, थोड़े-थोड़े गुल्लक में पैसा डालना सिखाएं, उसके गुल्लक खरीद के दें, उसे कुछ चिल्लर पैसे दें, कम पैसे दें, वो बचत करना सिखाएं। जब वो बचत करना सीखेगा, गुल्लक फोड़ेगा, उसको पैसे की अहमियत बताएं, पता चलेगा। अगर गुल्लक में पैसा डालना एक ऐसा आदत है कि वो बड़ा होकर के काफ़ी हद तक अपने अर्थव्यवस्था को, अपने घर के अर्थव्यवस्था को वो मैनेज करना सीख जाता है। और आप जो है विद्यार्थियों पे भरोसा भी दिखाएं। अगर टीचर है तो भरोसा दिखाएं, माता पिता है तो भी भरोसा दिखाएं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिससे हम विद्यार्थियों को आत्मविश्वास को हम बढ़ा सकते हैं। अगली स्लाइड, स्वावलंबन। स्वावलंबन से क्या होगा, बच्चे को क्या, विद्यार्थी को क्या फायदा होगा? तो बच्चा पूछता है हमें क्या फायदा होगा, तो बच्चे को परिवार एवं समाज में सम्मान मिलने लगता है, क्योंकि बच्चा शालीन होता है। स्वावलंबन से स्वाभिमान का जागरण होता है, वो उसको कॉन्फिडेंस आता है, वो किसी पे निर्भर नहीं रहता, उसके चेहरे में एक चमक सी आ जाती है, वो कोई भी काम को बिना पूछे करने लगता है और बहुत कॉन्फिडेंस से करता है। श्रम का सम्मान होगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसकी दूसरों पर निर्भरता भी कम होने लगती है, वो अपने आप कम से कम संसाधनों में जीना सीख लेता है। वो छोटी-छोटी बातों पे उसे संसाधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना? अगर उसका पेन का रिफिल खत्म हो गया तो पेंसिल से लिख लेता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो वो बच्चा जो है कम संसाधनों में भी जीना सीख जाता है। और हमें बच्चे को यही सिखाना है कि कम संसाधनों पे हमें उसे जीना सिखाना है। उसके व्यक्तित्व में शालीनता आती है, जिससे हमारा राष्ट्र जो है आत्मनिर्भर बनता है। और हमारे राष्ट्र को अगर आत्मनिर्भर बनाना है और विद्यार्थियों का उसमें योगदान अगर हमें चाहिए, तो हमें अपने बच्चे के व्यक्तित्व में शालीनता लाना होगा, उसे स्वावलंबन घर से ही सिखाना पड़ेगा। तो स्कूल में जब हम जाएँ और बच्चों को स्वावलंबन सिखाएँ, तो इन्हीं सब पॉइंट्स को हम बताएँ, जो हमने यहाँ पे बताया है, और बहुत सारे उदाहरण कहानियों के माध्यम से अपना खुद का एग्जाम्पल देकर के भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। अगला जो हमारा जो आंदोलन है वो है पर्यावरण का। अब रही बात पर्यावरण की, तो पर्यावरण जैसे अभी अब मानसून का मौसम, मानसून आ चुका है, अब पर्यावरण जो है पर्यावरण पे बहुत काम होने लगेंगे।
हम सब बच्चों से यही कहेंगे कि आप पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। हर जगह पेड़ लगाते हैं, बहुत सारे एनजीओज पेड़ लगाते हैं, बहुत सारे स्कूलों में भी पेड़ लगाते हैं। लेकिन उस पेड़ को अगर हम भावना से जोड़ दें बच्चे के, उस वृक्ष को हमको बच्चे की भावना से जोड़ना सिखाना है। जब हम उस वृक्ष को बच्चों की भावना से जोड़ने लग जाएंगे, तब जाकर के बच्चा जो है पेड़ की अहमियत समझेगा। पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो बच्चे को हम बताएं कि हमारे चारों तरफ का जो आवरण है, चाहे जीव है, पक्षी है, वस्तु है, मिट्टी है, धरती है या लोग हैं, ये सब एक पर्यावरण का हिस्सा होते हैं। ये बहुत सरल शब्दों में हम बच्चों को बताना पड़ेगा। जल, वायु और भोजन, ये 3 चीजें हमें पर्यावरण से मिलती है। पर्यावरण जो है वो हमें क्या देता है? जल भी देता है जिंदा रहने के लिए, वायु भी देता है और भोजन भी देता है। अब यहाँ पे बच्चों को आपको अपने से जोड़ना है, पर्यावरण से जोड़ना है, क्योंकि हम जब लगातार कुछ बातें बोलने लगते हैं, लेक्चर देने लगते हैं, तो बच्चे जो हैं वो बोर होने लग जाते हैं। तो सबसे पहले जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो कोई भी आंदोलन या कोई भी चीज बताने से पहले बच्चों को उससे जोड़ दें। अब बच्चों को कैसे जोड़ेंगे उनसे? तो हम बच्चों से एक प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? कि बेटा हमें जिंदा रहने के लिए क्या-क्या चाहिए? सबसे आवश्यक चीज क्या है? तो सभी बच्चे बोलते हैं कि सबसे आवश्यक चीज तो वायु है, उसके बाद जल है, उसके बाद भोजन है। ये 3 चीजें वो बताते हैं। लेकिन आप बच्चों से ये कहिए बेटा हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वायु की, फिर जल की, फिर भोजन की। लेकिन हमारा सोचने का क्रम कैसा है? तो पूरा उल्टा है। हम सबसे पहले भोजन के बारे में सोचते हैं, उसके बाद जल के बारे में सोचते हैं और उसके बाद फिर वायु के बारे में सोचते हैं। वायु के बारे में तो कोई सोचता भी नहीं है। हमारे हमारे तो विचार में भी नहीं आता कि वायु कहाँ से मिलेगा। तो इस तरह से बच्चे जो है इस तरह की चीजों से बहुत ज्यादा उनके माइंड में स्ट्राइक होता है और उनको लगता है कि नहीं ये बात तो सही है। कि जैसे भी कोरोना का एग्जांपल दे सकते हैं कि कोरोना में लोगों के पास जल भी था, भोजन भी था, लेकिन कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है, कोरोना बीमारी से, वो कोविड से जो लोग मरे हैं, वो सिर्फ वायु की कमी से मरे हैं, सिलेंडर की कमी से मरे हैं। तो उनको इस तरह से हमें पर्यावरण से जोड़ते चले जाना है और बच्चे को एकदम इजी वे में समझाना है। बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि कोई बहुत अच्छी चीज उनको जो उनके काम की है वो हम उन्हें शेयर कर रहे हैं। बच्चों को हमें ये बताना है कि पर्यावरण जो होता है, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। हमारी धरती माँ जो है वो भी क्या है? एक पर्यावरण का हिस्सा है। हमारी माँ है, हमें जन्म देने वाली धरती माता, गंगा माता, गीता माता, ये सब पर्यावरण का हिस्सा है। इसके बिना जो है सब चीज अधूरा है। तो माँ और मातृभूमि को भी हमें पर्यावरण से जोड़ करके बच्चों को बताना चाहिए। फिर हम उन्हें बताएं कि जीवन का जो आधार है वो वृक्ष है और जल है। क्योंकि जैसे हमने बताया कि जो जीवन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है वो वायु है। वायु हमें कहाँ से मिलती है? वृक्ष से मिलती है। और जल भी हमें कहाँ से मिलता है? वृक्ष के माध्यम से ही मिलता है। तो बच्चों को वायु और जल, ये 2 चीजों को वृक्ष से जोड़ करके उसकी अहमियत बताते चले जाना है। रोटी, कपड़ा और मकान भी कौन प्रदान करता है? हमें वृक्ष ही प्रदान करती है। धरती की सुंदरता और धरती का श्रृंगार कौन करता है? वृक्ष ही करता है। धरती का प्राण क्या है? वृक्ष है। जैसे हमारे अंदर लंग्स है, फेफड़ा है, वो वायु उसको चाहिए। हमारे अंदर में वायु खींचने का काम कौन करता है? लंग्स करता है। और वो वायु का शुद्धिकरण कौन करता है? वो भी लंग्स करता है, हमारा फेफड़ा करता है। अशुद्ध वायु हमारे लंग्स में, शुद्ध वायु जाती है, उसमें से अशुद्ध वायु बाहर आ जाती है और शुद्ध वायु जो है, जो फेफड़ा है वो शोषित करके हमारे रक्त में भेज देता है। ठीक ऐसी वृक्ष जगत जो है, वनस्पति जगत जो है, वो धरती का, सौर मंडल का, पर्यावरण का फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा है। क्यों? क्योंकि वो खराब वायु को लेता है और शुद्ध वायु को हमें देता है। तो बच्चों को ये, हमको विद्यार्थियों को ये बताना है कि वृक्ष जो है पर्यावरण का एक फेफड़ा है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है। उसके बिना जो है धरती की जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सौर मंडल में सिर्फ धरती पर ही जीवन है। इतने सारे जो हमारे ग्रह हैं सौर मंडल में, इतने सारे सौर मंडल है, सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं, उस सब में अगर जीवन भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, तो वो सिर्फ धरती पर दिया है। और मनुष्य क्या कर रहा है? उसको, उस जीवन को भी, उस धरती को भी नष्ट करने पे लगा हुआ है। इस तरह से छोटे छोटे उदाहरणों से आपको बच्चे को इंटरेस्टिंग चीज बता करके उन्हें जोड़ते चले जाना है। प्रकृति ने हमें जीवन के लिए वायु, जल, ये सब क्या दिए हैं? निःशुल्क दिए हैं। आज फिर हम एग्जांपल देते हैं आईसीयू का। आईसीयू का एग्जांपल क्या देते हैं वायु के लिए? अभी बताइए उन्हें कि आईसीयू में एक व्यक्ति को 24 घंटा जिंदा रहने के लिए 3 सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। अगर 24 घंटे तक अगर उसको एडमिट करके रखना है आईसीयू में, तो 3 सिलेंडर चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर। और एक सिलेंडर की कीमत अभी 2500 रुपए है। तो 3 सिलेंडर की कीमत कितनी हो गई? 7500। मतलब 24 घंटा जिंदा रहने के लिए हमें 7500 का सिलेंडर
फ्री मिल रहा है, हमको ऑक्सीजन फ्री मिल रहा है और हम उसकी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आज जो हम जल पीते हैं वो कहाँ से मिल रहा है? हमको वर्षा का जल है जो नदियों में गिरता है, उसी से भूजल स्तर ऊपर उठता है और हम उसी पानी को पीते हैं। उसके बाद फिर हम क्या बताते हैं जल के बारे में? हमें जल के बारे में ये बताना है बच्चों को। बच्चों से आप उसका फार्मूला पूछिए कि बेटा ये बताओ कि जल का फार्मूला क्या है? जल का फार्मूला क्या है? तो उसका है H2O। बच्चे लोग क्या बोलेंगे? H2O है। फिर हम बच्चे से पूछते हैं कि कहीं पे आपने जल बनाने की, पानी बनाने की फैक्ट्री देखी है? तो बच्चे कहते हैं नहीं देखी है। क्यों नहीं देखी है? जब हमको फार्मूला पता है कि हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिल करके पानी बनता है, तो वैज्ञानिकों ने अभी तक जल बनाने की कारखाना क्यों नहीं डाला? तो बच्चों को थोड़ा प्रभाव लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो कुछ है। फिर उस वक्त हमें बताना है कि बच्चों, ये जो जल है इसको बनाने का जो कारखाना इसलिए नहीं बना क्योंकि कुछ शक्तियां जो है वो ईश्वर ने अपने पास रखी हुई है। अगर वो सारी शक्तियां ईश्वर हमें दे दे तो हम कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। पर्यावरण के संतुलन के लिए पृथ्वी ने स्वयं एक अपना सिस्टम बना के रखा है। देखिए धरती पर कहीं बर्फ है, कहीं बर्फ का पहाड़ है, कहीं नदियां हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं समुद्र है, खारे पानी का समुद्र है, कहीं मीठे पानी का झील है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं मैदान है, लेकिन हर जगह पर जीवन है। यहाँ तक कि खारे पानी का जो समुद्र है उसके अंदर भी ईश्वर ने जीवन दे रखा है, रेगिस्तान में भी जीवन है, बर्फीले पहाड़ पर भी जीवन है ना। इस तरह से बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से हमको पर्यावरण से जोड़ते चले जाना है। वृक्ष और मानव का संबंध, वृक्ष और मानव का क्या संबंध होता है ये हम कैसे बताएंगे? जैसे यहाँ पे एक किसी बच्चे ने चित्र बनाया है, ड्राइंग बनाया है जिसको मैंने स्लाइड पे लगाया है। उसमें बच्चे ने एक तरफ बहती हुई नदी है, पहाड़ है, उगता हुआ सूरज है, उछलती हुई मछलियां हैं और हरा भरा पेड़ है, हरी भरी धरती है। दूसरी तरफ क्या है? पॉल्यूशन से निकलता, कारखानों से निकलता हुआ धुआं है, कटते पेड़ हैं, गाड़ी से निकलता धुआं है और एक बंजर धरती है, बंजर जमीन है। ये चित्र जो है अपने आप में बहुत कुछ बोलता है जो एक छोटे से बच्चे ने बनाया है। इस तरह के चित्र दिखा करके बच्चों को हम मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि बेटा देखो इस तरह की धरती हमको चाहिए और हमारी धरती हमने कैसे कर दिया है। जो राइट साइड वाला जो पिक्चर है वो ईश्वर ने बना करके हमें दी है और लेफ्ट साइड का जो पिक्चर है कि पेड़ कट रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, ये हमने बनाया हुआ है, हमारे हाथों की देन है। तो आप बताइए धरती माता को दुख होगा कि नहीं? धरती माता को दुख होगा, वो रोएगी और धरती माता रोएगी मतलब हम रोएंगे, क्योंकि धरती हमारी माँ है। अगर माँ रोएगी तो बच्चा कभी खुश हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कि उसकी माँ को खुश रखेंगे तो बच्चा खुश रहेगा। फिर उन्हें कुछ छोटे छोटे कुछ हम सांख्यिकी बता सकते हैं, जैसे विश्व में प्रतिदिन 1500 करोड़ पेड़ काटे जा रहे हैं प्रतिदिन। ये तो बहुत छोटा सा आंकड़ा है, अभी तो और बढ़ गया होगा। और 500 करोड़ पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 1000 करोड़ पेड़ का प्रतिदिन का डिफरेंस है। तो वो कैसे पूरा होगा? तो हमें विद्यार्थियों से कहना है कि आप विद्यार्थियों को लगाना है, आपको पेड़ लगा करके बच्चों इसकी पूर्ति करना है, इस धरती माता को बचाना है। भारत में प्रति व्यक्ति सिर्फ 28 पेड़ है। हमारे देश में इतने पेड़ कट गए हैं कि सिर्फ 28 पेड़ बचे हैं प्रति व्यक्ति। और कनाडा जैसे छोटा सा देश है जहां पर 10,163 पेड़ हैं, और जबकि कनाडा एक बहुत छोटा सा देश है। तो इतना डिफरेंस क्यों? हम सबसे अधिक आबादी वाला देश हमारा भारत, अगर एक एक व्यक्ति भी एक एक पेड़ हर साल लगा दे तो 150 करोड़ की जो जनसंख्या, जो हमारे देश की जनसंख्या है, वो सोचो हर साल इतने पेड़ उगने लगेंगे। और जो धरती माता को जो दर्द हो रहा है, जो जलन हो रही है, जो पसीना आ रहा है, जो गर्माहट पैदा हो रही है, एक जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो धरती माता को ठंडकता दे पाएंगे। तो उन बच्चों को हम ये कहते हैं कि बेटा आप इसमें क्या योगदान देंगे? तो बच्चे बहुत अच्छे से प्रभावशाली तरीके से समझते हैं और वो उसको समझ के कहते हैं कि हम भी पेड़ लगाएंगे। एक पेड़ हमें 230 लीटर ऑक्सीजन देता है और हम बच्चों से कहें कि आप अपने जीवन में कम से कम 3 बड़े वृक्ष लगाइए, बड़े बड़े वृक्ष जो लगाना है, जैसे आम, बरगद, पीपल, जो बड़े वृक्ष है उसको 3 लगाना है और उसकी सेवा करके उसे बड़ा करना है और कम से कम 30 पेड़ को कटने से बचाना है। तो बच्चे जो है छोटी छोटी चीजें हैं, ये आंकड़े वो याद रखते हैं, उनके दिमाग में जब हम ये चीज को डाल देते हैं, बीजारोपण कर देते हैं, तो बच्चा उसको रोज रोज जब वही चीज सुनता है, जैसे एक डॉक्टर जो होता है, मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, मेरे पास कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है, वही वही दवाइयां बार बार वो बताता रहता है ना। क्यों बताता है? कि वो रिमाइंड करता रहता है, और रिमाइंड करता है तो डॉक्टर जो होता है उसकी दवाइयां लिखता भी है। अगर वो रिमाइंड करना छोड़ दे तो क्या होगा? हम वो दवाइयों का नाम भूल जाते हैं। तो हमें आज के समय जो है
विद्यार्थियों को रिमाइंड भी करना जरूरी है। बच्चों को किसी न किसी रूप में, कार्यशाला के रूप में, किसी न किसी तरीके से घरों में हम जब रिमाइंड करते चले जाएंगे तो बच्चे जो है अपने आप जो है एक अच्छे नागरिक बनने लगते हैं। यहाँ पे एक श्लोक लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में, वेदों में, मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा संकरमेव च पत्रे पत्रे सर्वदेवायाम वृक्षराज्ञो नमोस्तुते। अर्थात वृक्ष के जो मूल है उसमें ब्रह्मा है, उसकी जो त्वचा है उसमें भगवान विष्णु है, और उसकी जो शाखा है वो भगवान शंकर है, और उसके एक एक पत्ते में, एक एक पन्ने में सभी देवों का निवास है। इसीलिए वृक्ष को देव स्वरूप कहा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। ऐसे धीरे धीरे हमें बच्चों को ऐसे मोटिवेट करने के लिए इस तरह से बताना है। अब यहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनके हाथ में एक लकड़ी है, एक बड़ा सा वृक्ष है। अब हम बच्चों से कहते हैं कि बेटा अब हम आपको वृक्ष से जोड़ते हैं। वृक्ष और मानव का जो संबंध है वो क्या है, एक दूसरे की रक्षा करने की है। वृक्ष मनुष्य की रक्षा कर रहा है और मनुष्य जो है वृक्ष की रक्षा करे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, वृक्ष मनुष्य को जीवन दे रहा है और मनुष्य जो है वृक्ष को काट रहा है, काट करके समाप्त कर रहा है। तो हम मानव अपने कर्तव्य पूरी ईमानदारी के साथ निभा सकते हैं, लेकिन कैसे? चलिए देखते हैं कि वृक्ष जो है हमारे जीवन में कहाँ कहाँ पर योगदान देता है। तो फिर हम एक एक करके ऐसे पॉइंट्स बोलते जाते हैं और वो बच्चा जो है उनका उत्तर देता है। कैसे हम पूछते हैं बच्चों को? हम पूछते हैं कि बताओ जब आपका जन्म हुआ तो आप जिस पालने में झूले थे वो किसका था? बच्चे कहते हैं लकड़ी का। जब आप चलना सीखे तो जो आपकी जो गाड़ी थी किसका था? लकड़ी का था। जब आप स्कूल गए तो पेंसिल से लिखना सीखे, किसका था? लकड़ी का था। आपका चेयर टेबल किसका होता है? लकड़ी का होता है। जिस बिस्तर पे सोते हो किसका होता है? लकड़ी का होता है। जिस टेबल पे आप खाते हो किसका होता है? लकड़ी का होता है। इस तरह से बच्चों को एक एक करके याद दिलाइए। जिस घर में हम रहते हैं, भले वो घर करोड़ों रुपए का होगा, हजारों रुपए का होगा, कितने भी मजबूत ईंट कंक्रीट से बना होगा, लेकिन उस घर का दरवाजा किसका होता है? लकड़ी का होता है। उसकी खिड़की किसकी होती है? लकड़ी की होती है। ऐसे धीरे 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 जो हम आज सांस ले रहे हैं, जो हमारे वायु मिल रही है वो किससे मिल रही है? वृक्ष से मिलती है। जल किससे मिलती है? लकड़ी से मिलती है, वृक्ष से मिलती है। हमारा भोजन कहाँ से आ रहा है? वृक्ष दे रहा है, अर्थात लकड़ी है वहां पर भी। जब हम पूजा करते हैं तो पूजा की सामग्री में भी बहुत सारी चीजें, आम का पत्ता होता है, नारियल होता है, और बहुत सारे ऐसी औषधि चीजें होती है जो हमें वृक्ष से ही मिलती है। ऐसे आगे बढ़ते चले जाना है। फिर हम उनसे कहते हैं कि जो जब आप बूढ़े हो जाते हो, चलो इन सब चीजों को छोड़ दो, जब आप बूढ़े हो जाते हो तो आपका सहारा कौन बनता है? एक वृक्ष का डंडा ही बनता है। एक डंडा पकड़ के हम अपना बुढ़ापा काटते हैं, वो हमारा सहारा कौन बनता है? हमारे बुढ़ापे में वृक्ष ही बनता है। चलो इसको भी छोड़ दो कि हमारा सहारा जो है एक डंडा बनता है, एक वृक्ष बनता है। हम जब मरते हैं, आप सोचिए जब हम मरते हैं तो हमसे पहले एक वृक्ष कट जाता है और कट करके सूखता है, और सूखने के बाद हमसे पहले शमशान पहुंच जाता है और हमें अपने गोदी में सुला करके इस जीवन से जो हम हमारा है वो मुक्ति कर देता है। वहां पर भी वृक्ष है। तो हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक वृक्ष का ऐसा कोई क्षण नहीं है, ऐसा कोई पल नहीं है जहां पर वृक्ष हमारी हमारी मदद ना करता हो, हमारे साथ ना खड़ा हो। हम वृक्ष को भुला ही नहीं सकते। लेकिन हमारी इतनी गौरवशाली परंपरा रही है, हमारे बुजुर्ग जो है इतना वृक्षों का सम्मान दिया करते थे, लेकिन आज के इस विज्ञान की युग में हम वृक्षों को बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहे हैं। फिर बच्चों को बताइए, पहले हर चीज पहले लकड़ी का हुआ करता था, आज देखना दरवाजा भी लोहे का हो गया, खिड़की भी लोहे का हो गया, टेबल भी लोहे का हो गया। इन सब चीज का जगह लौह युग है और लोहा लेते चला जा रहा है, क्योंकि लकड़ी की कमी पड़ते जा रही है। लकड़ी की कभी कमी नहीं हो सकती अगर हम वृक्षारोपण करें और अपने उपयोग के लिए जरूर उसका वो करें, लेकिन एक वृक्ष अगर कटता है तो उसकी जगह 10 वृक्ष हम अगर लगाएं तो उसकी पूर्ति आसानी से हो सकती है। इस तरह से हम जो है बच्चों को बताते हैं। अब पर्यावरण के लिए विद्यार्थी क्या करें? पूछते हैं बच्चे हमसे कि सर हम पर्यावरण के लिए ये सारी चीजें तो अच्छी बात है, लेकिन हम क्या करें? हम बच्चे हैं, हम गड्ढा नहीं खोद सकते, हम वृक्ष की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए क्या करें? तो बच्चों को हम छोटी छोटी चीजें बताते हैं। क्या क्या चीजें बता सकते हैं बच्चों को? जैसे सबसे पहले अपने घर के गमलों में पौधा लगाकर रोज पानी डालें। अगर पहले से पौधा लगा है तो उसमें भी पानी डालें और एक पौधा जरूर आप गमले में लगाएं। दूसरी चीज हम क्या बताते हैं?
अभी फलों का सीजन चल रहा है, बहुत सारे फल के सीजन हमेशा चलते हैं, जैसे अभी आम का सीजन है, जामुन का सीजन है, तो आप जो फल खाते हैं उनके बीज को धोकर संग्रहित कर लें, उसे रख लें अपने पास और समय आने पर उसे कहीं पर उगा दें। ये भी पर्यावरण का एक बहुत बड़ा मदद होगा। स्कूल में पानी की बोतल में पानी बचने पर उसको फेंके नहीं, उसको कहाँ पे डाल दें? बच्चों को कहें कि उसे पौधों में डाल दें। अगर घर वहां स्कूल के पौधों में नहीं डाल सकते तो घर के गमलों में डाल दें, लेकिन उसे वेस्टेज ना करें, उसे फिजूल में ना फेंकें। आपको जितना पानी पीना है उतना ही पानी निकालें। जनरली हम कहीं जाते हैं तो हमको 1 गिलास पानी दिया जाता है और उस गिलास का आधा पानी पीते हैं हम और आधा हम फेंक देते हैं। तो बच्चों को एक हम चीज सिखाएं कि बेटा अगर आपको आधा गिलास पानी पीना है तो पहले आधा गिलास पी लो, फिर से अगर ज्यादा प्यास लगे तो फिर से आप ले लो। तो अगर सोचिए एक एक व्यक्ति अगर आधा आधा गिलास पानी फेंके तो कितने हजार लीटर पानी वेस्टेज हो जाए। तो हमें जितनी आवश्यकता है, जैसे हम भोजन भोजन के लिए कहते हैं कि जितना आपको भूख लगा है उतना ही भोजन लीजिए, तो उसी तरह से आपको पानी भी उतना ही लेना है जितनी आपको प्यास है। आने जाने के लिए साइकिल का उपयोग करें। आजकल के बच्चे छोटी-छोटी बातों के लिए गाड़ी निकाल लेते हैं, स्कूटी निकाल लेते हैं। तो उन्हें हम समझाएं कि आप यंग बच्चे हो, आप शक्तिशाली लोग हो, आप साइकिलिंग करो, आपके पास साइकिल है तो थोड़ी-थोड़ी दूर के लिए आप साइकिल का उपयोग करिए। और बच्चों से तो कहें कि उपहार के रूप में वो विभिन्न प्रकार की चीजें न दें, बच्चों को कहें कि वो इंडोर प्लांट दें बच्चों को। इंडोर प्लांट उगाएं, छोटे-छोटे गमले घर पे बनाएं और उन गमलों को आप जो है एक दूसरे को गिफ्ट करें। जो जिस स्पीशीज की पौधे आपके नहीं पास नहीं है, जिस जाति के पौधा नहीं है, आप एक दूसरे से शेयर करके छोटे-छोटे इंडोर प्लांट्स को कलेक्ट करें और एक जो है उसकी नर्सरी बनाएं, घर के अंदर सजा करके रखें, है ना? जो आपको दिन भर आपको दिखेगा और दिन भर आपको मन को भी अच्छा लगेगा। प्लास्टिक को ना कहें, प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल ना करें और उनसे कहें बच्चों को कि आप भी ना करें और औरों को भी प्रेरित करें। जो प्लास्टिक यूज कर रहा है वो बच्चों के अंदर इतनी ताकत है, उनकी वाणी में इतनी ताकत होती है कि बच्चे अगर किसी को कहें, अगर किसी को टोकें तो वो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बिजली का सदुपयोग करें, घर में अगर लाइट जल रहे हैं फिजूल के, अगर स्कूल में अगर पंखे चल रहे हैं, छुट्टी होने पर स्कूल के लाइट्स बंद कर दें, फैन ऑफ कर दें, कि बच्चों को हम संस्कार दें, उनको बच्चों को हैबिट्स में लाएं, है ना? तो बच्चे छोटे-छोटे कार्य हैं जो पर्यावरण के लिए वो कर सकते हैं। सड़क में रेड लाइट होती है, अगर बहुत देर के लिए बंद होती है तो हम अपने गाड़ी बंद कर दें, क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और पॉल्यूशन होता है, तो वो पॉल्यूशन थोड़ी देर के लिए थम जाता है। अगर नल चलता हुआ है तो उसे बंद कर दें और कभी भी हाथ धोने के बाद, पानी पीने के बाद चलता हुआ नल ना छोड़ें। अपना जो कचरा है उसका मैनेजमेंट करें, उसका प्रबंधन करें। कचरा जो है डस्टबिन में ही डालें और कहीं पे कचरा पड़ा हुआ भी दिखता है, स्कूल में चलते-चलते अगर आपको एक पेपर दिख गया, पेपर उठा के डस्टबिन में डालें। ये ना सोचें कि कोई दूसरा उठा लेगा। आप स्वयं उससे स्टार्ट करें और जब आप स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो वो दूसरे जो बच्चे हैं वो आपसे प्रेरणा लेकर के खुद ही वो जो है कचरा उठाना शुरू करेंगे। हम एक स्कूल में गए थे, हमने देखा एकदम नीट एंड क्लीन था। फिर बाद में हमें प्रिंसिपल ने बताया कि वहाँ के बच्चे जो है बिल्कुल चलते-फिरते कचरा उठा करके डस्टबिन में डालते हैं। तो ये जो है पर्यावरण के लिए संदेश है, छोटे बच्चों के लिए, जो वो छोटे बच्चे कर सकते हैं, है ना? एक तालाब 10 कुओं के बराबर होता है। बच्चों को उसका महत्व समझाइए कि एक तालाब जो होता है वो 10 कुओं के बराबर होता है। एक जलाशय जो होता है वो 10 तालाब के बराबर होता है और एक पुत्र जो है वो उसकी भी वैल्यू होती है। लेकिन एक वृक्ष जो होता है वो 10 पुत्रों के बराबर होता है। एक वृक्ष जो है वो 10 पुत्रों के बराबर होता है। तो हम जब एक वृक्ष लगाते हैं तो हम ये मान के चलिए कि ऐसे पुत्र पैदा कर देते हैं जो लोगों को जीवन देते हैं, जो लोगों को लाइफ देते हैं, रोटी कपड़ा मकान देते हैं। इसका महत्व हम विद्यार्थियों को समझाना चाहिए। आपको एक पौधा लगाकर उसे अपना मित्र बनाना है। बच्चों से कहिए प्रयोग के रूप में, ये जो स्लाइड है ये प्रयोग के रूप में है ना? कि एक पौधा लगाइए और उसे अपना मित्र बनाइए। मित्र कैसा बनाएंगे? जैसे हम अपना मित्र बनाते हैं तो उससे हैंडशेक करते हैं, उसका नाम पूछते हैं, उसका है ना, उसके बर्थडे में हम विश करते हैं, उसके दुख सुख के साथी होते हैं। तो बच्चे से कहें कि एक पौधा जरूर घर में लगाइए, भले गमले में लगाइए और उसका कुछ नाम रखिए उस पौधे का और उसके साथ बैठ के बातें करिए, उसको थोड़ा-सा रोज पानी दीजिए, थोड़ा-सा खाद दीजिए, है ना? धीरे-धीरे जब 1 साल हो जाएगा तो उसका जन्मदिन मनाइए, है ना? उसके साथ सेल्फी लीजिए। तो ये एक इमोशनल चीज़ों को, इमोशनल टच जो है हमको बच्चों को देना पड़ता है। किसी-किसी आजकल चूँकि एकल परिवार चल रहा है, तो किसी के भाई है तो किसी के बहन नहीं है। तो जिस भाई की बहन नहीं है, वो वृक्ष को बहन बना ले, जिस बहन की भाई नहीं है, वो वृक्ष को भाई बना ले। और रक्षाबंधन का जब त्योहार आता है तो उसे उसको तिलक करके, अगरबत्ती जला करके, उसकी पूजा करके उसको एक राखी बाँधे और थोड़ा-सा उसमें पानी डाले। तो उसका एक संबंध जो होता है पेड़ के साथ, वृक्ष के साथ बच्चे का बनने लग जाता है और वो उसको सम्मान देने लगता है।
उससे अपने दिल की बात कहने के लिए बोलिए। आप अगर कभी कभी होता है बच्चे अपने दिल की बात नहीं बोल पाते, तो उनसे कहिए कि अगर आप अपने दिल की बात किसी से ना कह पाए तो उस पेड़ से जाके कहे अपने दिल की बात, तो जरूर वो सुनेगा, क्योंकि वृक्ष जो है वो देव स्वरूप है, वो वृक्ष जो है ईश्वर का एक रूप है, तो वो जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। उससे आप बोल के देखिए, है ना, अपने दिल की बात कहिए। रोज नहीं तो कभी कभी उस वृक्ष के पास बैठिए, 2 मिनट बैठिए, 1 मिनट बैठिए, लेकिन जरूर उस वृक्ष के पास आपको बैठना चाहिए। तो वृक्ष को बताइए कि वृक्ष जो है विषपाई शिव है। विषपाई का मतलब क्या होता है कि जो जहर को पीने वाला है, जो जहर को पीता है, ऐसा शिव है जो जहर रूपी कार्बन डाइऑक्साइड को पीते हैं और ऑक्सीजन रूपी प्राण वायु हमें देते हैं। स्कूल में होने वाले कार्यक्रम में फूल या गुलदस्ता हार की जगह आप वृक्ष भेंट करने के लिए कहें, हम वृक्ष को जल देंगे और वृक्ष हमें जीवन देगा। इस तरह से हम बच्चों को पर्यावरण से जोड़ सकते हैं। तो ये पर्यावरण आंदोलन है जो हम बच्चों को काफी हद तक बहुत प्रभावशाली तरीके से बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। अगला जो हमारा जो आंदोलन है ये है नारी जागरण का। नारी जागरण में देखिए, हम तो ऐसा है कि आज के समय में नारी का जो स्वरूप है, नारी का जो सम्मान है वो इतना हो चुका है कि इतने आगे आ चुकी है कि कुछ मतलब उनको उनके बारे में कुछ शब्द नहीं है कि हम किस तरह से उनकी तारीफ करें। ठीक है, तो वुमेन्स एम्पावरमेंट में नास्ति वेदा परम शास्त्रम नास्ति मातु समो गुरु, यानी वेद से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है और माता के समान कोई गुरु नहीं है। तो नारी जागरण में मैं सबसे पहले तो ये श्लोक के माध्यम से सभी नारियों का सम्मान करता हूँ। नारी जो है होती है वो देवत्व की मूर्ति होती है। नारी जो होती है वो देवत्व की मूर्तिमान प्रतिमा है। दया की, करुणा की, सेवा की, सहयोग की, ममता की, वात्सल्य की, ये सारे जो गुण हैं वो नारियों में होते हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश के मंदिरों में बहुत सारी देवियों की पूजा होती है, बहुत देवी की मूर्तियां हैं, बहुत पूजा होती, देवी मंदिर बहुत है, लेकिन जो देवी, जो लक्ष्मी हमारे घर साक्षात होती है, क्या सचमुच में हम उसका सम्मान कर पाते हैं? ये चीजों को विद्यार्थियों को आपको एहसास दिलाना पड़ेगा। अगर हम उसको एहसास नहीं दिला पाए बच्चों को, तो वही बच्चे जाकर के कल समाज में उत्पात मचाने का काम करते हैं। तो आज हमारे देश में जो माँ रूपी, बहन रूपी, मौसा, मौसी, मौसी रूपी, बुआ रूपी जो जो देवियां हैं घर में, हमें उनका सम्मान करना सिखाना है। हमें उनको सिखाना है कि घर की जो नारियां हैं वो साक्षात देवी हैं, हम उनका भी सम्मान करें, देवी की भी पूजा करें, लेकिन वो हम उनका सम्मान करें। नारी जागरण के जो 4 आधार यहाँ पे लिखे हैं स्लाइड में, स्वास्थ्य, संस्कार, स्वावलंबन और शिक्षा। नारियों का जो जागरण, जो आंदोलन गुरुदेव ने बनाया था, वो था स्वास्थ्य का, संस्कार का और स्वावलंबन शिक्षा। शायद इसी वजह से आज हमारी माताएं बहनें जो है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वावलंबन के क्षेत्र में और संस्कार कराने के क्षेत्र में, सारी चीजों में आज आगे आती जा रही हैं। हम एक अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड हम देखें तो ये प्राचीन भारत की गौरवशाली नारियां हैं। कौन कौन है इसमें? हमारी माता सीता है, यशोदा माता है, शकुंतला माता है, कर्मा माता है, अहिल्या देवी है ना, माता कौशल्या है और रानी लक्ष्मीबाई। ये तो बहुत छोटे से स्लाइड है जो हमने आपको या बच्चों को हमने मोटिवेट करने के लिए डाल रखे हैं। आप अपने हिसाब से इसको और भी चेंज कर सकते हैं। जब हम इस स्लाइड को देखते हैं तो हमारे मन में क्या भाव उत्पन्न होता है? एक सम्मान होता है, एक अच्छी भावना आती है, एक श्रद्धा उमड़ती है, एक देवत्व का भाव जागता है। इन देवी, ये जो देवियां हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति को गढ़ा है, जिन्होंने भारत की संस्कृति को रचा है, वो चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। आज जो भारत में नारियों का जो स्वरूप है, ऐसा भारत की संस्कृति कभी नहीं रही। भारत की संस्कृति बहुत गौरवशाली रही है नारियों के लिए, और भारत में 2 तरीके से नारियों का योगदान था। एक तो ब्रह्मवादिनी, एक थी ब्रह्मवादिनी बहनें और एक थी सद्योवधू बहनें थी। ब्रह्मवादिनी जो बहनें होती थी वो यज्ञ कराती थी, वेद का पाठ करती थी, वेद की ऋचाएं लिखती थी। ये सारी चीजों को हमने बुला दिया है। हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में दूसरे लोगों का प्रभाव रहा और धीरे धीरे ये छूटता चला गया। इन संस्कृति से हमें विद्यार्थियों को पुनः जोड़ना है ताकि वो नारियों का सम्मान करें। सद्यो बंधु मतलब क्या होता है कि जैसे आज की हमारी माताएं हैं, बच्चों को संस्कारवान बनाती है, उसे अच्छा नागरिक बनाने के लिए संस्कार देती है, तो ये सद्यो बंधु बना करके राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक तैयार करती है। तो 2 तरीके से हमारी नारियां हुआ करती थी। इसमें देखें तो नारियां किस क्षेत्र में आगे नहीं है? अंतरिक्ष के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में,
राजनीति के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, ये सारी चीजों में आगे हैं। हम बड़े बड़े लोगों को बहुत याद करते हैं कि उन्होंने ये जो परचम लहरा दिया, लेकिन हम उन माताओं बहनों को भूल जाते हैं जो खेतों में काम करते हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं। वो नारियां, वो माताएं भी उतने ही सम्मान की पात्र हैं जितने की बाकी लोग। उनका अगर वो खेतों में काम न करें, अगर वो मजदूरी का काम न करें, उनका खुद का घर नहीं होता, लेकिन वो दूसरों को घर बनाकर देती हैं। इस तरह का एहसास हम छोटे विद्यार्थियों को कराएं कि हमारे लिए नारियां सब बराबर है, चाहे वो खेत में काम करने वाली हो, चाहे कल्पना चावला जैसी उड़ान भरने वाली हो, सभी नारी एक दूसरे के लिए बराबर है। और हमारे लिए हमारे घर की माँ जो हमें जन्म देती है और सारा जीवन पालन पोषण करती है, उससे बढ़ करके हमारे लिए कोई नहीं है। लेकिन उसी भारत का एक स्वरूप और है, ये चित्र भी बच्चों को दिखाना बहुत जरूरी है कि आज क्या हो रहा है। एक तो गौरवशाली इतिहास हमने देखा, एक हमने देखा कि नारियां हर क्षेत्र में आगे है, लेकिन भारत कभी सती प्रथा से ग्रस्त था। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं आज हम देखने की मिलती है। सती प्रथा तो बहुत हद तक बंद हो चुकी है, लेकिन पर्दा प्रथा देखिए आज भी बहुत सारे स्टेट में पर्दा प्रथा है। बाल विवाह भी बहुत सारे राज्यों में आज भी बाल विवाह है और बच्चों का जीवन नारकी हो रहा है। दहेज प्रथा, आज दहेज प्रथा में न जाने कितनी बहनें जो है आत्महत्या कर ली जाती है, जला दी जाती है। इन सब चीजों को हमें विद्यार्थियों को एहसास दिलाना होगा कि ये कुरीतियां हैं, इन कुरीतियों को हम दूर नहीं कर सके तो आपको दूर करना है। हमारा पूरा प्रयास है, लेकिन आपको भी बच्चों, विद्यार्थियों को हमें एहसास दिलाना है कि इन कुरीतियों से हमको इस समाज को छुटकारा दिलाना है। सबसे जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है बुराई, वो है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या की, भ्रूण कन्या, कन्या भ्रूण हत्या की, कन्या होने पर भ्रूण की पेट में ही हत्या कर दी जाती है। इस चीजों को बच्चों को बताना है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे राज्यों में नर और नारी का अनुपात है ना, पुरुष और स्त्री का अनुपात घटने लगा है। और बलात्कार जैसी घटनाएं कि क्यों हो रही है, करने वाला कौन है? विद्यार्थी आगे जाकर के युवा होता है और वही समाज में इन घटनाओं को जन्म देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन्हें संस्कार देने में असफल हो जाते हैं। और हमें पूरे ताकत से, पूरे जोर से, जो गुरुदेव ने हमें जो 7 आंदोलन दिया है, अगर हम इन आंदोलनों को स्कूल में जाकर के, कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों के अंदर डाल दें, बीजारोपण कर दें, तो बीज धीरे धीरे बड़ा होकर के एक अच्छा युग निर्माण का हमें मैसेज देगा। अब विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी अपने माता एवं बहनों का सम्मान करे, क्लास में पढ़ने वाली छात्राओं को सहयोग एवं सम्मान करे, सार्वजनिक जगहों पर उनकी सुरक्षा करे, बस एवं ट्रेन में सीट के लिए प्राथमिकता दे, गंदी एवं भद्दी गालियों का प्रयोग न करे, अपनी माता के त्याग एवं समर्पण का सम्मान करे, है ना। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फला प्रिया। नारी का सम्मान जब हम करेंगे तभी हमारा राष्ट्र का निर्माण पूर्ण रूप से हो पाएगा। और नारी के उत्थान के लिए जिस माँ ने हमें जन्म दिया, उस माँ का हम रोज प्रणाम करें और उस माँ के ही मार्गदर्शन में इस राष्ट्र निर्माण का कार्य करें। तो आज चूंकि समय हो चुका है, इन 3 आंदोलनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।